हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज से हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और इस मॉडर्न हिस्ट्री को दोस्तों हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज मतलब एमसीक्यू करेंगे। जितना भी एक टॉपिक से एमसीक्यू बनता है, सारे एमसीक्यू को हम कवर करेंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, आपको बता दे रहा हूँ। टॉपिक का नाम है दोस्तों यूरोपीय कंपनियों यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इससे रिलेटेड दोस्तों जितना भी एमसीक्यू बन सकता है, सारे एमसीक्यू को हम बनाने का प्रयास करेंगे। सभी एमसीक्यू को, एक भी नहीं छूटेगा। इसी तरह जब दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे तो उसका भी इसी तरह से सफाया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। क्या दोस्तों, आपका पहला सवाल, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी। क्या दोस्तों? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1498 में ही भारत कौन आया था दोस्तों? वास्को डिगामा। क्या दोस्तों? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है और 1498 में ही वास्को डिगामा भारत आता है। ठीक दोस्तों, आपको एक बात आपको याद रखना होगा कि ये जो कंपनी है ना, स्थापना जो हो रहा है, ये यूरोपियन कंट्री है। आपको तो ये पता होगा, यूरोप में ही स्थापना हो रहा है। ये जो पुर्तगाली कंपनी है, इसकी जो स्थापना होती है, ऐसा नहीं समझना है कि भारत में स्थापना होती है, ठीक है। भारत में तो इसका फैक्ट्री वगैरह लगेगा, ठीक है। तो ये कंपनी जो है, इस कंपनी की स्थापना होती है यूरोप में, यानी पुर्तगाल में ही। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंग्रेजी कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसी को दोस्तों बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना होगा, अंग्रेजी कंपनी की स्थापना दोस्तों सन 1600 ईस्वी में की गई थी। क्या दोस्तों? सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की गई थी। अगर आप डेट भी याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं 31 दिसंबर। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की गई थी। और इस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। आप, हम नहीं बोलेंगे, आप जो बोल रहे हैं आप उस बात को नोट भी कर सकते हैं। जब अंग्रेजी कंपनी, या बोल सकते हैं आप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में, तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो आप बोल सकते हैं एलिजाबेथ प्रथम। क्या दोस्तों? आपको याद रखना है, एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डच कंपनी की स्थापना कब की गई थी? क्या दोस्तों? डच कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए, डच कंपनी की स्थापना दोस्तों सन 1602 ईस्वी में की गई थी। क्या दोस्तों? 1602 ईस्वी में की गई थी डच कंपनी की स्थापना। हम पहले भी बता चुका हूं कि ये जो कंपनी स्थापना होता है कंपनी का, ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में ही स्थापना होती है। जैसे डच है, डच कंपनी, तो डच में ही इसकी स्थापना होती है सन 1602 ईस्वी में। बाद में ये सभी कंपनियां आती है भारत। हम तो यही पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक ही है भारत में यूरोपियन कंट्री का, यानी यूरोपीय देशों का आगमन। तो आपको याद हो गया होगा 1602 ईस्वी में। फिर से समझाता हूँ कि डच कंपनी का जो स्थापना होता है, ये डच देश में ही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये डच कंट्री में ही होता है इसकी स्थापना। ठीक, डच कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1602 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डेनिश कंपनी की स्थापना कब की गई थी? डेनिश कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1616 ईस्वी में। क्या दोस्तों?
1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो डेनिश में ही की गई थी। ऐसा याद नहीं रखना है कि भारत में की गई थी। ठीक है। भारत में जो इसकी फैक्ट्री है, सभी यूरोपियन कंट्री का जो फैक्ट्री भारत में लगेगा, वो सब भी प्रश्न है आगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी जो ये कंपनी का जो स्थापना होता है ना, ये जहाँ का है ये कंपनी, जैसे डेनिश कंपनी, तो डेनिश में ही इस कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, ऑफिशियली। ठीक। ये तो बाद में ये सब का फैक्ट्री यहाँ लगेगा। ठीक। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब की गई थी? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों, 1664 ईस्वी में। क्या दोस्तों? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो फ्रांस में ही की गई थी। ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप हमारे साथ सेशन में बने रहिए। ये तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो है। आप इसी तरह कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री का, और आगे भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो एंशियंट हिस्ट्री लेंगे, इसके बाद मिडाइवल लेंगे। इसी तरह और भी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सभी का इसी तरह से सुपड़ा साफ करेंगे ऑब्जेक्टिव का। बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली कंपनी भारत कब आई थी? अब देखिए दोस्तों, यहाँ स्थापना नहीं है। स्थापना रहता तो पुर्तगाली कंपनी तो पुर्तगाल में ही इसकी स्थापना होती, लेकिन यहाँ देखिए सवाल बदल गया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि पुर्तगाल कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1498 में की गई थी। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, पुर्तगाली कंपनी भारत कब आई थी? ये क्वेश्चन अलग है। पुर्तगाली कंपनी भारत कब आई थी? तो 1498 ईस्वी में। लेकिन ऐसा नहीं याद रखना है कि सब जो डेट में स्थापना हुआ वही डेट में भारत आया, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है, पुर्तगाली कंपनी, जो 1498 ईस्वी में ही क्या होती है, इस कंपनी की पुर्तगाल में स्थापना होती है, और 1498 ईस्वी में ही ये भारत आ जाती है, ये कंपनी, पुर्तगाली कंपनी। सभी कंपनी का ऐसा नहीं होगा। ठीक है। एक ऐसा कंपनी, इकलौता कंपनी है जो जिस वर्ष यूरोप में इसकी स्थापना होती है, इस कंपनी की, पुर्तगाल कंपनी की, उसी वर्ष ये भारत आ जाती है। ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डच कंपनी भारत कब आई थी? क्या दोस्तों? ये डच कंपनी भारत कब आई थी? तो आपको याद रखना है 1596 से 1605 ईस्वी के बीच आई थी। ठीक है। 1596 से 1605 ईस्वी के बीच, क्योंकि ये पूर्वी देशों में व्यापार करने आया था ये डच कंपनी। ठीक है। और ये ऐसा कहा जाता है कि 1595 या 96 ईस्वी से ही ये पहले सुमात्रा वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह में इसकी फैक्ट्री थी। ठीक है। बाद में 1596 से 1605 ईस्वी के बीच ये भारत आई, ये कंपनी, डच कंपनी। 1605 में तो ये कंपनी भी स्थापना कर दी, सॉरी, फैक्ट्री भी स्थापना कर दी मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, डच कंपनी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डच कंपनी भारत कब आई थी? तो 1596 से 1605 ईस्वी के बीच। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अंग्रेजी कंपनी भारत कब आई थी? स्थापना यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, अंग्रेजी कंपनी भारत कब आई थी? तो भारत स्थापना तो 1600 ईस्वी में हुआ था, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजी कंपनी की स्थापना। बट अंग्रेजी कंपनी भारत कब आई थी, ये सवाल अलग है। तो अंग्रेजी कंपनी भारत आई थी 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में आई थी। ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डेनिश कंपनी भारत कब आई थी? डेनिश कंपनी भारत कब आई थी? तो डेनिश कंपनी की स्थापना होती है 1616 ईस्वी में, बट डेनिश कंपनी भारत आती है 1620 ईस्वी में। क्या दोस्तों? 1620 ईस्वी में डेनिश कंपनी भारत आती है। ठीक। अगला सवाल है दोस्तों हमारा,
फ्रांसीसी कंपनी भारत कब आती है? फ्रांसीसी कंपनी भारत कब आती है? तो फ्रांसीसी कंपनी भारत 1667 ईस्वी में आती है। क्या दोस्तों? फ्रांसीसी कंपनी भारत आती है 1667 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जब पुर्तगाली कंपनी की स्थापना, फिर से देखिए, जब पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत में शासक कौन थे? कहने का मतलब, जब पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में, कहाँ हुई थी? तो पुर्तगाल में ही हुई थी पुर्तगाली कंपनी की स्थापना। कब? 1498 ईस्वी में। तो कहा जा रहा है कि उस समय भारत में किसका शासन था? यानी उस समय भारत में शासक कौन थे? तो उस समय भारत में शासक थे सिकंदर लोदी। उस समय भारत में कौन शासक थे? सिकंदर लोदी शासक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जब डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। क्या दोस्तों? जब डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत में शासक कौन थे? ये सवाल बार बार पूछा जाता है इस तरह का, इसलिए जितना बन सकता था सभी सवाल को मैंने लिया है। फिर से देखिए दोस्तों, जब डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत में शासक कौन थे? तो उस समय भारत में शासक दोस्तों अकबर थे। कौन थे? अकबर। अकबर का शासन काल आपको याद रखना चाहिए। इसका शासन काल जो है ना, अकबर का शासन काल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। तो अब जाहिर सी बात है 1602 है, यहाँ 1605 तक इसका शासन काल रहा है। तो 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में ही आ रहा है 1602। तो आपको आप क्या आंसर हो जाएगा आपका? अकबर। यानी अकबर ही आपका आंसर हो जाएगा। डच कंपनी की स्थापना जब 1602 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत में शासक कौन थे? तो अकबर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, इस तरह का और सवाल लिए हैं, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत में शासक कौन थे? तो जाहिर सी बात है अकबर शासक थे। अकबर का शासन काल अभी हमने बताया 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। यहाँ स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, तो उस समय तो भारत में शासक कौन थे? अकबर थे। ये अकबर थे। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जब डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, जब डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत में शासक कौन थे? तो उस समय भारत में शासक दोस्तों जहांगीर था। अकबर का बेटा जहांगीर था। और जहांगीर का शासन काल क्या है? आपको याद रखना चाहिए, जहांगीर का शासन काल है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 तक। क्या दोस्तों? 1627 तक। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। क्या दोस्तों? जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत में शासक कौन थे? तो उस समय भारत में शासक थे दोस्तों औरंगजेब। क्या दोस्तों? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु होती है दोस्तों 1707 में। क्या दोस्तों? 1707 में इसकी मृत्यु होती है औरंगजेब की। और आपको याद रखना है कि अंतिम यूरोपियन कंट्री थी ये फ्रांसीसी कंपनी, जो सबसे अंत में भारत आया था। ठीक है, 1664 में। और उस समय शासक कौन थे भारत में? तो औरंगजेब, आपको याद रखना है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली कंपनी की पहली फैक्ट्री। क्या दोस्तों? पुर्तगाली कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत में कब और कहां लगाई गई थी? ये देखिए अलग सवाल है। पुर्तगाली कंपनी की पहली फैक्ट्री
भारत में कब और कहाँ लगाई गई थी? तो दोस्तों पुर्तगाली कंपनी की पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में लगाई गई थी। क्या दोस्तों? 1503 ईस्वी में कोचीन में। कोचीन कहाँ है दोस्तों? केरल में है। कोचीन कहाँ है? केरल में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डच कंपनी की पहली फैक्ट्री। क्या दोस्तों? डच कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत में कब और कहां लगाई गई थी? तो दोस्तों डच कंपनी की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी। कहां दोस्तों? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम कहाँ है दोस्तों? मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये बात आपको याद रखनी है, मैं ठीक से लिख दे रहा हूं। मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से भारत में कब और कहां लगाई गई थी? सवाल में दम है, आपको समझना होगा, ऐसे नहीं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री, उसमें भी अस्थायी रूप से, ऐसा नहीं टेम्पररी, अस्थायी नहीं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से भारत में कब और कहां लगाई गई थी? भारत में कब और कहां लगाई गई थी? तो दोस्तों अस्थायी रूप से लगाई गई थी 1613 ईस्वी में। कहां दोस्तों? 1613 ईस्वी में सूरत में। कहां? सूरत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से भारत में कब और कहां लगाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1613 ईस्वी में सूरत में। कहां दोस्तों? 1613 ईस्वी में सूरत में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अगला सवाल है 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार कहां फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका? ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, फिर से आप पढ़िए। 1608 ईस्वी में जब कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था, ठीक है, रेड ड्रैगन नामक जहाज के साथ, ठीक। 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार कहां फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका? तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सूरत में, कैप्टन हॉकिंस सूरत ही पहुंचा था और ये सोच रहा था फैक्ट्री यहाँ बनाने का, लेकिन पुर्तगाली का वर्चस्व पहले से ही था। तो पुर्तगालियों ने जहांगीर का कान भरना स्टार्ट कर दिया, बताया कि ये ऐसा है वैसा है, लुटेरा है, ठीक है। तो जिस कारण जो है ये जहांगीर परमिशन नहीं दिया इस कैप्टन हॉकिंस को फैक्ट्री बनाने का, लेकिन ये प्रयास किया था यहाँ बनाने का सूरत में, ये कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डेनिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कब और कहां लगाई थी? क्या दोस्तों? डेनिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कब और कहां लगाई थी? तो डेनिश कंपनी जो है अपनी पहली फैक्ट्री भारत में 1620 ईस्वी में ट्रांकेबर्ग में लगाया था। ये गलत लिखा हुआ, गलत है दोस्तों, इसको हम सही से लिखते हैं। ये से लिखा ट्रांकेबर्ग। ये ट्रांकेबर्ग कहाँ है दोस्तों? ये है तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ये ट्रांकेबर्ग कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। तो आप क्या याद रखेंगे? डेनिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कब और कहां लगाई थी? तो 1620 ईस्वी में। कहां? ट्रांकेबर्ग में। ट्रांकेबर्ग कहाँ है दोस्तों?
तो तमिलनाडु में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, फ्रांसीसी कंपनी की पहली फैक्ट्री, क्या दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत में कब और कहां लगाई गई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत में जो है सूरत में लगाई गई थी। कब? 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में सूरत में, क्या दोस्तों, 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसी कंपनी की पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अमेरिका की खोज कब और किसने की थी? आपको याद रखना होगा, अमेरिका की खोज जो हुई थी 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्या दोस्तों? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। एक्चुअल में ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ना, ये भारत को ही खोजने के लिए चला था, ठीक है, लेकिन ये किसी और दिशा में बह गया तो खोज कर दिया, अमेरिका की खोज कर दिया, ठीक है। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस यानी ये पूर्वी देशों की खोज में चला था क्रिस्टोफर कोलंबस, बट ये अमेरिका की तरफ मुड़ गया, ठीक है, तो अमेरिका की खोज इसने कर डाला। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस देश की ओर से अमेरिका की खोज की थी? क्या दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस देश की ओर से अमेरिका की खोज की थी? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन की ओर से अमेरिका की खोज की थी, ठीक। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत आने के लिए, क्या दोस्तों, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की थी? भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा। क्या दोस्तों? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा। ये सवाल गलत है, हमेशा सवाल ही गलत लोग पूछता है कि भारत की खोज किसने की थी। क्या पहले भारत नहीं था जो इसने खोज किया? भारत पहले भी था, बट यूरोपियन कंट्री जो है उसका रास्ता जब बंद हो गया भारत आने के लिए स्थलीय मार्ग से, तो इन्होंने खोज किया, समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डिगामा भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की 1498 ईस्वी में, ठीक है, ना कि उसने भारत की खोज की, ठीक है। भारत आने के लिए उसने समुद्री मार्ग की खोज की, ना कि भारत की खोज की। भारत पहले भी था, आज भी है, पहले भी था, ठीक है, 1498 से भी पहले था। वो तो ऐसा हुआ कि जो 1453 में कुस्तुनतुनिया जो है तुर्की ने उसे क्या अधिकार कर लिया, कुस्तुनतुनिया को खत्म कर दिया, रास्ता बंद हो गया, ठीक है। यूरोपियन कंट्री को भारत आने के लिए जो रास्ता था स्थलीय मार्ग से बंद हो गया। इसके बाद ही ना ये 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से होते हुए भारत आया। तो आप ये कह सकते हैं कि समुद्री मार्ग की खोज की, ना कि भारत की खोज, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, न्यूजीलैंड की खोज कब और किसने की थी? क्या दोस्तों? न्यूजीलैंड की खोज कब और किसने की थी? तो न्यूजीलैंड की खोज जो है ना दोस्तों, न्यूजीलैंड की खोज 1642 ईस्वी में तस्मान ने की थी। क्या दोस्तों? 1642 ईस्वी में तस्मान, तस्मान नाम का एक व्यक्ति था जो 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड की खोज की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, तस्मान ने किस देश की ओर से न्यूजीलैंड की खोज की? क्या दोस्तों? तस्मान ने किस देश की ओर से न्यूजीलैंड की खोज की थी? तो दोस्तों तस्मान जो है हॉलैंड की ओर से। क्या दोस्तों? तस्मान हॉलैंड की ओर से न्यूजीलैंड की खोज की। आपको ये तो आप याद रखेंगे दोस्तों, हॉलैंड की ओर से तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा दोस्तों हॉलैंड की जगह क्या, नीदरलैंड। क्या दोस्तों? नीदरलैंड आ जाएगा, तो आप नीदरलैंड को मार देंगे, एक ही है, हॉलैंड नीदरलैंड, या कभी कभी डच आ जाएगा दोस्तों,
सब एक ही है, ठीक, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ऑस्ट्रेलिया की खोज कब और किसने की थी? क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खोज कब और किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खोज, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी जेम्स कुक ने। क्या दोस्तों, 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने। आपको ये बात याद रखनी है, ब्रिटेन ने ही ऑस्ट्रेलिया को बसाया है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने, आप कह सकते हैं कैप्टन जेम्स कुक। क्या दोस्तों, कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की खोज की। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जेम्स कुक ने किस देश की ओर से ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी? जेम्स कुक ने किस देश की ओर से ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी? तो ब्रिटेन की ओर से। क्या दोस्तों, जेम्स कुक जो है ब्रिटेन की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरी। क्या दोस्तों, पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरी को खोज में रुचि के कारण उन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्या दोस्तों, पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक को खोज में रुचि के कारण उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे जाना जाता है हेनरी द नेविगेटर। क्या दोस्तों, हेनरी द नेविगेटर, आपको याद रखना है। किसको कहा जाता है हेनरी द नेविगेटर? तो पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक को। किस लिए? तो खोज में रुचि के कारण, खोज में इन्हें बहुत रुचि था, ठीक है, इसको बहुत रुचि था खोज में, ठीक है, इसलिए इन्हें डॉन हेनरिक को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अफ्रीका का अंतिम किनारा। क्या दोस्तों, अफ्रीका का अंतिम किनारा केप ऑफ गुड होप, जैसे देखिए, अफ्रीका का अंतिम किनारा केप ऑफ गुड होप की खोज कब और किसने की थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों 1487 ईस्वी में। कब? 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका का अंतिम किनारा केप ऑफ गुड होप, अंतिम किनारा क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप की खोज की। केप ऑफ गुड होप को हिंदी में आप कह सकते हैं कि तूफानी अंतरिक्ष भी इसे कहा जाता है, या आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज लिखा ही जाए, ठीक है। केप ऑफ गुड होप, ये जो है ना अंग्रेजी वाला नाम, हालांकि ज्यादातर यही रहता है, लेकिन कभी कभी हिंदी में भी अगर दे दे तो आपको याद रहना चाहिए कि केप ऑफ गुड होप को क्या कहा जाता है हिंदी में। तो तूफानी अंतरिक्ष कह सकते हैं, या आशा अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, बार्थोलोमियो डियाज कहाँ का रहने वाला था? क्या दोस्तों, बार्थोलोमियो डियाज कहाँ का रहने वाला था? तो बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का दोस्तों? पुर्तगाल का रहने वाला था। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला सवाल है, पुर्तगाली कैप्टन वास्को डिगामा भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज पर कब निकला था? मार्ग की खोज पर कब निकला था? फिर से देखिए क्वेश्चन, पुर्तगाली कैप्टन वास्को डिगामा भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज पर कब निकला था? तो ये निकला था दोस्तों, पहुंचा तो था 1498 ईस्वी में, ठीक है, बट ये निकला था कब? 1497 ईस्वी में दोस्तों, 8 जुलाई 1497 ईस्वी में। क्या दोस्तों, पुर्तगाली कैप्टन जो वास्को डिगामा था भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज पर कब निकला था? 8 जुलाई 1497 ईस्वी को। क्या दोस्तों, 8 जुलाई 1497 ईस्वी को। बट ये भारत कब पहुंचा, ये बात आपको याद रखना है। भारत कब पहुंचा? तो
20 मई 1498 ईस्वी को। कब दोस्तों? 20 मई 1498 ईस्वी को। 20 मई 1498 ईस्वी को इसने भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की सहायता से वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को कहाँ पहुंचा था? तो ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, आपको याद रखना है। फिर से देखिए एक बार, दोबारा इसलिए करता हूं कि आपको याद रहे। अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की सहायता से वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट पर पहुंचा था। केरल में है ये कालीकट। ठीक है, यहाँ पहुंचा था। क्योंकि ये जो अब्दुल मजीद है ये व्यापारी, ये अफ्रीका गया था। ये अफ्रीका में ये व्यापारी था, तो अफ्रीका में व्यापार करने गया था। वहां से भारत का अता पता पूछा। कौन? वास्को डी गामा। ये तो बोला हाँ भाई हम तो गुजरात के हैं, हाँ भारत से हैं, चलिए हम आपको ले चलते हैं। तो वहां से भारत तक आने में, यानी कालीकट तक आने में जो मदद किया ना, ये गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद। कौन दोस्तों? तो गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, यही मदद किया था अफ्रीका से कालीकट तक आने के लिए, यानी आप कह सकते हैं भारत तक आने के लिए। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, यूरोप से भारत तक आने वाली समुद्री मार्ग को क्या कहा गया है? मतलब कि यूरोप से जो समुद्री मार्ग होते हुए भारत जो पहुंचा, उस मार्ग को, उस पूरे मार्ग को क्या कहा गया है? उस पूरे डिस्टेंस को क्या कहा गया है? तो दोस्तों कहा गया है केप ऑफ गुड होप रूट। रूट मीन्स रास्ता। केप ऑफ गुड होप रूट कहा गया है, ये बात आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वास्को डी गामा भारत से लौटते समय, क्या दोस्तों? वास्को डी गामा भारत से लौटते समय बड़ी मात्रा में मसाले ले गया और यूरोप में उनका व्यापार करके कितने गुना मुनाफा कमाया? तो दोस्तों कहा जाता है कि 60 गुना। क्या दोस्तों? ये लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। कमाने के बाद तो इसका मन और बढ़ गया, फिर दोबारा आया, तिबारा आया, 3 बार ये वास्को डी गामा भारत आया। इतना ना फायदा हुआ। ठीक है, सभी पढ़ेंगे कितने बार, कब आया, डेट के साथ पढ़ेंगे। आगे है सवाल को लिए हैं दोस्तों, दूसरा पुर्तगाली। ठीक है, आप देखिए, दूसरा पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल इसका नाम है। ठीक है, फिर से देखिए, दूसरा पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के साथ भारत कब आया था? कब आया था दोस्तों? ये 1500 ईस्वी में आया था। ठीक है दोस्तों, ये जो दूसरा पुर्तगाली कैप्टन था, कैप्टन ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, दूसरा पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये 13 जहाजों के साथ भारत आया था। तो कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? मैंने बताया था, क्वेश्चन मैंने लिया है, कितनी बार आया है, डेट उट सब है, मतलब ईयर वगैरह। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो दूसरी बार दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली ने, क्या दोस्तों? पुर्तगालियों ने कन्नूर में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? क्या दोस्तों? पुर्तगालियों ने कन्नूर में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो पुर्तगाली है ना, कन्नूर में दोस्तों, कन्नूर में इन्होंने 1505 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने कन्नूर में कब स्थापित की थी फैक्ट्री? 1505 में। कोचीन में जो किया था ना इससे पहले, 1503 में कोचीन में
इसके जस्ट बाद, ठीक है, 2 साल बाद ये कन्नूर में इन्होंने 1505 में, ठीक है, फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया था? देखिए ये सब सवाल पूछता है। वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया था? तो तीसरी बार जो आया था ना दोस्तों, ये 1524 ईस्वी में आया था। कब दोस्तों? वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आता है? 1524 ईस्वी में। और इसी वर्ष 1524 में ही और भारत में ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। दिसंबर 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है वास्को डिगामा की। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। हालांकि मैंने सवाल लिया है, देखिए आ गया। वास्को डिगामा की मृत्यु कब हुई थी? क्या दोस्तों, वास्को डिगामा की मृत्यु कब हुई थी? तो दिसंबर 1524 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। वास्को डिगामा की मृत्यु भारत में ही हुई थी दिसंबर 1524 ईस्वी में, जब इसने तीसरी बार भारत आने के लिए रुख किया था। भारत आ भी गया था। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वास्को डिगामा को कहाँ दफनाया गया था? ठीक है, भारत में मरा था, तो भारत में कहाँ? वास्को डिगामा को कहाँ दफनाया गया था? तो वास्को डिगामा को दोस्तों गोवा में ही दफनाया गया था। कहाँ दोस्तों? गोवा में। एक सेकंड आप रुकेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों मैंने गलत बोल दिया। वास्को डिगामा को भारत में जो दफनाया गया था ना, वास्को डिगामा को भारत में दफनाया गया था कोचीन में, केरल में है। ठीक है दोस्तों, ये गोवा में जो दफनाया गया था ना, आगे हम पढ़ेंगे कि पुर्तगाल का एक गवर्नर होता है अल्बुकर्क, ठीक है, उसको दफनाया जाता है गोवा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि वास्को डिगामा को कहाँ दफनाया गया था? तो कोचीन में, केरल के कोचीन में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्टज, जो कि ये गलत लिखा गया दोस्तों, कार्टज लिखा गया, ये गलत लिखा गया। ये ऐसे होता है दोस्तों, कार्टज। ठीक है, ये कार्टज व्यवस्था क्या था? ठीक है, पुर्तगाली के समय में था ये व्यवस्था, कार्टज व्यवस्था। कार्टेज, ठीक है, कार्टेज का अर्थ है परमिट, मतलब परमिशन लेना। हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में ये जो अपना भारत है, ठीक है, अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये जो अपना भारत है, ठीक है, हिंद महासागर तो ये वाला हो गया पोर्शन, ये नीचे वाला हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में व्यापार करने वाले भारतीय, अरबी तथा मुगल व्यापारियों को अरब सागर में, अरब सागर किधर, ये वाला है, ये साइड वाला अरब सागर, अरब सागर में, ठीक है, जाने के लिए, अरब सागर में जाने के लिए पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। इसके बदले में पुर्तगाली उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। पुर्तगाली का कहना था कि अगर आप, किसके किसके लिए था ये था भारतीय, अरबी और मुगल व्यापारी, ये जो तीनों था ना, इस सबको अगर व्यापार मतलब अरब सागर में जाना होता था या जाना होगा, अगर जाता था तो ये परमिट लेना पड़ता था। किससे? पुर्तगालियों से। इसके बदले में पुर्तगाली क्या करता था? सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, ये सभी व्यापारी को अगर नहीं लेता था, अगर बिना परमिट के आ गया अरब सागर में, ठीक है, तो ये उसके जहाज को लूट लेता था पुर्तगाली। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कार्टेज व्यवस्था क्या है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? पुर्तगाल का, यहां से सवाल बढ़िया बनेगा। ठीक है, पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर दोस्तों अल्फांसो, सॉरी, ये पुर्तगाल का, सॉरी, ये जो ना पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, तो पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा,
कि पुर्तगाली गवर्नर, क्या दोस्तों, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल क्या था। तो दोस्तों इसका कार्यकाल क्या था, ये था 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। क्या दोस्तों, 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल क्या था, 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने, क्या दोस्तों, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। अभी हमने बताया था ना, ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त नौसेना को पराजित करके हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत किया था। तो दोस्तों किस पुर्तगाली गवर्नर ने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और ये युद्ध नौसैनिक युद्ध भी कहा जाता है इसको दोस्तों। ये 1509 में जो हुआ था, ये नौसैनिक युद्ध भी कहा जाता है इसे। ये दीव, और इसे दीव का युद्ध भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, दीव का युद्ध। गुजरात में है ये दीव। ठीक है, दीव का युद्ध भी कहा जाता है, 1509 में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध, वही बोला 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध किस पुर्तगाली गवर्नर के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो वही दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के नेतृत्व में 1509 में दीव का युद्ध लड़ा गया था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, चौल का युद्ध कब और किस पुर्तगाली गवर्नर के नेतृत्व में लड़ा गया था। वो जो हुआ था दोस्तों दीव का युद्ध, उससे पहले लड़ा गया था चौल का युद्ध। चौल का युद्ध जो है ये 1508 में लड़ा गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ही। इसमें क्या हुआ था, इसकी हार हो गई थी। क्या दोस्तों, इसमें इसकी हार हो गई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की हार हो गई थी 1508 में। ठीक है, एक बार देख लीजिए, चौल का युद्ध कब और किस पुर्तगाली गवर्नर के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो 1508 में लड़ा गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के नेतृत्व में। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसमें क्या हो गया था, हार हो गई थी इसकी, जिसमें हार गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। क्या दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। क्या दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क का कार्यकाल क्या था। क्या दोस्तों, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क का कार्यकाल क्या था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका कार्यकाल था 1509 ईस्वी से लेकर, क्या दोस्तों, 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक। क्या दोस्तों, 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को कब छीना था।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को कब छीना था? तो आपको याद रखना है दोस्तों 1510 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीना था। आपको यह याद रखनी है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का को कब जीता था? क्या दोस्तों? पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का को कब जीता था? तो दोस्तों 1511 ईस्वी में। क्या दोस्तों? 1511 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का को जीता था। किसको दोस्तों? मलक्का को जीता था 1511 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी के होर्मुज बंदरगाह को कब जीता था? क्या दोस्तों? पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी के होर्मुज बंदरगाह को कब जीता था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1515 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के होर्मुज बंदरगाह को जीता था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? तो पुर्तगाली गवर्नर था। कब जीता था? तो 1515 ईस्वी में। आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया था? क्या दोस्तों? किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीयों से विवाह की नीति को प्रोत्साहित किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये जो है भारतीयों से विवाह नीति जो है ना, भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया, मतलब भारतीयों से विवाह करना शुरू किया, यही। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो यही था दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये तो अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने, क्या दोस्तों? किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करा दिया था? ठीक है, तो यही था अभी हमने बताया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कौन दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या दोस्तों? पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु गोवा में हुई थी दोस्तों। क्या दोस्तों? इसकी मृत्यु गोवा में हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की कब्र कहाँ स्थित है? तो गोवा में ही इसकी स्थित है। ठीक है, ये जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसकी कब्र कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल क्या था? ये बात आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल था दोस्तों 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक। क्या दोस्तों? 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल था। नीनो डी कुन्हा कौन थे? तो पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा,
कब और किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? क्या दोस्तों? कब और किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो ये दोस्तों 1530 ईस्वी में नीनो डी कुनाह। क्या दोस्तों? 1530 ईस्वी में नीनो डी कुनाह ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुनाह ने, क्या दोस्तों? पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुनाह ने बेसिन पर कब अधिकार कर लिया था? क्या दोस्तों? पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुनाह ने बेसिन पर कब अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों ये 1534 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1534 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुनाह ने बेसिन पर अधिकार कर लिया था। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुनाह ने द्वीप पर कब अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों 1535 ईस्वी में, जस्ट एक साल बाद। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुनाह ने द्वीप पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1535 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ा? मतलब भारत में जो पुर्तगाली रहा, ठीक है, यहाँ के रहन सहन या यहाँ का जो कोई भी खेती का उपज हुआ, कुछ भी जो हुआ जो कि पुर्तगालियों द्वारा प्रभावित क्या क्या हुआ, भारत में प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, यही पूछना चाह रहा है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ा। मुख्य रूप से क्या पड़ा पता है दोस्तों? ये तो नहीं हुआ, भारत में रेल व्यवस्था शुरू हुई नहीं, अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, ये तो अंग्रेज के समय का ये सब कारनामा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना ये नहीं। ये दोस्तों आप, यूरोपीय कंपनियों को भारत में प्रवेश का मार्ग मिला, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पुर्तगाली जो है, सबसे पहले भारत पुर्तगाली ही आया था, वास्को डी गामा, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियों को भारत में प्रवेश का मार्ग मिला, ठीक है। ये प्रभाव में एक प्रभाव ये भी है, और भी है, जैसे खेती में जैसे काजू वगैरह सबका खेती, मक्का सबका खेती जो है, लीची, संतरा, इस सब का खेती प्रारंभ हो गया, आलू, ये सब का प्रारंभ हो गया भारत में। पहले ऐसा नहीं होता था, आलू पहले नहीं उपजता था भारत में। ये किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। ये सब प्रभाव है, ठीक है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो हुआ, पुर्तगालियों की देन है। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ वो पुर्तगालियों की देन है। आगे हम पढ़ेंगे, सवाल लिए हैं। भारत में तंबाकू और मूंगफली किसकी देन है? देखिए ये भी एक प्रभाव ही है। भारत में तंबाकू और मूंगफली किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है दोस्तों। किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में आलू, मक्का और लीची, क्या दोस्तों? आलू, मक्का और लीची किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है, ठीक है, पीछे हमने बताया। भारत में संतरा, काजू किसकी देन है? भारत में संतरा और काजू किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, क्या दोस्तों? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश, ठीक है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था?
ये दोस्तों पुर्तगाली ही बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है। वही जो कार्टेज प्रणाली था, कार्टेज व्यवस्था, अरब सागर में जाने के लिए ये टैक्स देना पड़ता था, मतलब परमिट लेना पड़ता था पुर्तगालियों से, नहीं तो क्या करता था, जहाज को लूट लेता था। वही तो बोल रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो पुर्तगालियों ने ही बनाया था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, प्रथम डच यात्री कौन थे? कौन दोस्तों, क्या दोस्तों, प्रथम डच यात्री कौन थे? तो आप क्या बोलेंगे, कार्नेलियस हॉटमैन। क्या दोस्तों, कार्नेलियस हॉटमैन, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, प्रथम डच यात्री, क्या दोस्तों, प्रथम डच यात्री कार्नेलियस हॉटमैन ने कब सुमात्रा की यात्रा की तथा बाद में भारत की यात्रा की? तो दोस्तों ये 1596 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1596 ईस्वी में ये जो था प्रथम डच यात्री कार्नेलियस हॉटमैन, ये तो पहले सुमात्रा की यात्रा की, इसके बाद में भारत की यात्रा की। कब, तो 1596 ईस्वी में, आपको याद रखना है इसको। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डच संसद द्वारा, क्या दोस्तों, डच संसद द्वारा कब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई थी? सीधे सीधे पूछ रहा है कि डच कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो हम सभी जानते हैं डच कंपनी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1602 ईस्वी में की गई थी। क्या दोस्तों, 1602 ईस्वी में की गई थी, आपको याद होगा, पीछे हमने बताया शुरू में ही। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डच संसद द्वारा, क्या दोस्तों, डच संसद द्वारा डच कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारत एवं पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने का आज्ञा पत्र दिया गया था? यानी डच वहां का जो सरकार था, वहां का जो संसद था, ठीक है, डच संसद, ये डच कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारत में और पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे इंडोनेशिया हो गया, सुमात्रा वगैरह, इस सब में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र दिया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है 21 वर्षों के लिए। क्या दोस्तों, 21 वर्षों के लिए, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डचों ने भारत से प्रारंभ में, यानी शुरुआत में, किन वस्तुओं का व्यापार किया और बाद में किन वस्तुओं का व्यापार शुरू किया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना डच, शुरू में तो प्रारंभ में सूती वस्त्र का किया, रेशम का किया, अफीम का किया, ठीक है, तथा सोडा का किया, बाद में नील और मसाले का किया। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये डच जो है, ठीक है, ये डच कंपनी प्रारंभ में सूती वस्त्र, रेशम, अफीम तथा सोडा का व्यापार किया और बाद में नील और मसाले का भी व्यापार किया, डच कंपनी, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय कपड़ों को, क्या दोस्तों, भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजार में पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ये डचों को दिया जाता है। क्या दोस्तों, डचों को दिया जाता है भारतीय कपड़ों को, ठीक है, यूरोप के बाजार में पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डचों को दिया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डचों ने पहली फैक्ट्री, ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कब और कहां स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री दोस्तों 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, कहा दोस्तों, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है दोस्तों, यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, यह है
आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पटना में डच कंपनी द्वारा डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? क्या दोस्तों, पटना में डच कंपनी द्वारा डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1632 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1632 ईस्वी में। आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, वेदरा का युद्ध। ठीक दोस्तों, वेदरा का युद्ध कब और किन दो यूरोपीय कंपनियों के बीच हुआ था? तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेदरा का युद्ध जो हुआ था ना 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। क्या दोस्तों, 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज के बीच हुआ था वेदरा का युद्ध। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस युद्ध के बाद, क्या दोस्तों, किस युद्ध के बाद भारत में डचों का पतन हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस युद्ध के बाद भारत में डचों का पतन हो गया? तो दोस्तों, डच का जो पतन हुआ ना, वेदरा का युद्ध था। ठीक है, 1759 में जो हुआ वेदरा का युद्ध, इस युद्ध में डच का पतन हो गया। ठीक है, किस युद्ध के बाद? तो डच का पतन, सॉरी, किस युद्ध के बाद भारत में डच का पतन हो गया? तो वेदरा के युद्ध के बाद। और वेदरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1759 में। ये बात आपको याद रखना है, पीछे हमने बताया अभी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डच व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? क्या दोस्तों, डच व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों, सहकारिता अर्थात कार्टल। ठीक है, ये व्यवस्था थी सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डच कंपनी की संयुक्त पूंजी कितनी थी? क्या दोस्तों, डच कंपनी की संयुक्त पूंजी कितनी थी? तो आपको याद रखना है 65 लाख गिल्टर। गिल्टर क्या है दोस्तों? करेंसी का नाम है। क्या दोस्तों, मुद्रा का नाम है गिल्टर। जैसे अपने यहाँ रुपया है ना, उसी तरह ये गिल्टर है। ठीक है, वहां का डच लोग का क्या हुआ करता था? करेंसी। ठीक है, 65 लाख गिल्टर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डच कंपनी का संचालन। क्या दोस्तों, डच कंपनी का संचालन कितने सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था? तो दोस्तों, डच कंपनी का संचालन 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कुस्तुनतुनिया का पतन कब और किसके द्वारा किया गया? क्या दोस्तों, कुस्तुनतुनिया का पतन कब और किसके द्वारा किया गया? तो कुस्तुनतुनिया का पतन किया गया दोस्तों 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा। क्या दोस्तों, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ या किया गया, कब किया गया? 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा। ठीक है, यही इसी कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया तुर्कों द्वारा, तो स्थलीय मार्ग बंद हो गया। यूरोपीय कंट्री जो भारत आता था, यूरोपीय कंट्री भारत आते थे, उसका रास्ता बंद हो गया, स्थलीय रास्ता। इसके बाद ही ना पुर्तगाल से वास्को डी गामा समुद्री मार्ग होते हुए भारत आया था। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था? क्या दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था? यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले क्या था मूल नाम? ठीक है, तो इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये था, इतना बड़ा नाम।
ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना होगा, ठीक है, पूछ दिया जाता है ना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये आपका इतना बड़ा नाम है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इतना बड़ा नाम है, आपको याद रखना होगा। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? क्या दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो पहले शुरू में ही हमने बता दिया, लेकिन फिर से क्वेश्चन आ गया तो बता दे रहा हूँ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। क्या दोस्तों, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? ये भी हमने बता दिया है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। क्या दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का फरमान दिया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है 15 वर्षों। क्या दोस्तों, 15 वर्षों। केवल इस चीज का अधिकार नहीं दिया था, एलिजाबेथ प्रथम ने इस चीज का अधिकार नहीं दी थी कि केवल भारत में ही व्यापार करना है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पूर्वी देशों में। क्या दोस्तों, पूर्वी देशों में। पूर्वी देशों से मतलब है कि इंडोनेशिया, सुमात्रा वगैरह जो है, ठीक है, ये सब पूर्वी देश में आता है। यहाँ आप व्यापार कर सकते हैं, भारत भी कर सकते हैं, भारत में भी, मतलब पर्टिकुलर भारत में व्यापार करने के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। देख रहे हैं यहाँ पूर्वी देशों में, ठीक है, लेकिन भारत ज्यादा ही इसे मतलब ज्यादा ही भाव अच्छा लगा, ज्यादा ही अच्छा लगा। यहाँ सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, ठीक है, यहाँ बहुत खजाना था, इसको ज्यादा ही पसंद आ गया भारत। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में प्रथम अंग्रेज क्या दोस्तों, भारत में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से सूरत पहुंचा था? क्या दोस्तों, इस तरह से तोड़ तोड़ के बताने का मतलब है कि आपको याद हो जाए, ठीक है, लॉजिक से भी आप कहीं टिक मार सके, थोड़ा समझ विकसित हो सके। भारत में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से सूरत पहुंचा? तो दोस्तों ये कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था रेड ड्रैगन नामक जहाज से। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेगा। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत में प्रथम अंग्रेज कौन आया था, तो आप बोल दीजिएगा कैप्टन हॉकिंस। किस जहाज से पहुंचा था? तो रेड ड्रैगन नामक जहाज से। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन गया। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में कब पहुंचा था? तो सूरत में तो 1608 ईस्वी में पहुंच गया था, लेकिन जो है ना मुगल दरबार गया, ये 1609 ईस्वी में गया। क्या दोस्तों, 1609 ईस्वी में। इसने प्रार्थना पत्र जो लिया था, ये सोच रहा था कि भारत में भी अकबर का शासन है, लेकिन अकबर का शासन 1605 में ही खत्म हो गया। ठीक है, 1605 में कौन आ गया? उसका बेटा जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में आया 1609 ईस्वी में। किसका प्रार्थना पत्र लेके आया था दोस्तों? तो अकबर का। आपको ये भी बात याद रखना है, ठीक है, अकबर का प्रार्थना पत्र लेकर आया था। उसको पता था कि अकबर का शासन है, ठीक है, अकबर तो यहाँ से निपट लिए 1605 में। उसका बेटा जहांगीर के दरबार में पहुंचा। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस मुगल शासक ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी और साथ ही 400 का मनसब प्रदान किया? ठीक है,
इंग्लिश खान की उपाधि, चूंकि ये देखिए बहुत ही वेल ट्रेंड होके इसको भेजा गया था, वेल ट्रेंड करके, इसको पता था कि वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में। ठीक है, तो ये इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी, तो जहांगीर ने दी, इसलिए कि इसको अरबी तुर्की भाषा बोलता था, अंग्रेज होके तुर्की भाषा का यूज करता था, तो इसको थोड़ा आश्चर्य हुआ जहांगीर को, इसलिए इन्होंने, जहांगीर ने क्या किया कि 400 का मनसब भी दिया और इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ब्रिटेन के राजा, क्या दोस्तों, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने कब सर टॉमस रॉ को अपना दूत बनाकर मुगल दरबार भेजा था। चूंकि कैप्टन हॉकिंस ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, ज्यादा कुछ परमिशन नहीं ले पाया, ठीक है, परमिशन फैक्ट्री बनाने की नहीं ले पाया, उतना सफल नहीं रहा, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से परमिशन लेने में। तो इसके बाद क्या किया, ब्रिटेन का जो राजा था ना, जेम्स प्रथम, ठीक है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम सर टॉमस रॉ को कब अपना दूत बनाकर मुगल दरबार भेजा था, तो 1615 ईस्वी में, आपको याद रखना है दोस्तों। और ये बहुत हद तक सफल भी रहा था, क्योंकि ये जब दरबार में आया था जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर को तो शराब पसंद था, अंग्रेजी इंग्लिश वगैरह शराब वाइन लाया, ठीक है, बहुत कुछ लाया, तो पिघल गया, परमिशन इसको दे दिया, ये सफल रहा परमिशन लेने में, ठीक है, फैक्ट्री बनाने में सफल रहा। स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन थे और वे कब आए थे। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन थे और वे कब आए थे दोस्तों, ये 1599 ईस्वी में आए थे, मिल्डेन हॉल। क्या दोस्तों, 1599 में मिल्डेन हॉल आया था, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, स्वाली का युद्ध 1612 में, यानी नवंबर 1612 में आप कह सकते हैं, स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो ये दोस्तों शुरुआती दौर का बात है, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच आया हुआ था, सॉरी, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुआ था स्वाली का युद्ध, ये बात आपको याद रखना है। क्या दोस्तों, स्वाली का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुआ। स्वाली के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, क्या दोस्तों, स्वाली का युद्ध हुआ था, स्वाली के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो अंग्रेजों की जीत हुई थी दोस्तों। इसी जीत के बाद तो इन्होंने अपना स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित कर दिया था। 1612 में स्वाली का युद्ध जीत गया अंग्रेज, और 1613 में सूरत में अपना स्थायी फैक्ट्री स्थापित कर दिया, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, स्वाली के युद्ध में, क्या दोस्तों, स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट, अंग्रेज की तरफ से दोस्तों थॉमस बेस्ट, क्या दोस्तों, थॉमस बेस्ट नेतृत्व कर रहा था स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की, अभी हमने तुरंत बताया दोस्तों, स्वाली के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद दोस्तों, नवंबर 1612 ईस्वी में हुआ था स्वाली का युद्ध, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी अस्थायी फैक्ट्री स्थापित कर दी, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जहांगीर ने सर टॉमस रॉ को किन किन स्थानों पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी, तो भरूच और अहमदाबाद, उसके बाद तो कासिमपुर, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम, इसके बाद तो बहुत सारा अनुमति मिलते गया, ठीक है। लेकिन जो जहांगीर जो सर टॉमस रॉ को वाइन शराब वगैरह सब दिया था मन बहलाने पिघलाने मनाने के लिए,
तो जहांगीर ने शुरुआत में सर टॉमस रॉ को भरूच और अहमदाबाद में परमिशन दे दिया फैक्ट्री लगाने के लिए, ठीक है। बाकी तो परमिशन मिलते गया बाद में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कब और किसने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया था? क्या दोस्तों, कब और किसने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया था? ठीक है, तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, ठीक है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है सुनहरा फरमान। क्या दोस्तों, ये है सुनहरा फरमान। आगे आपको मिलेगा शाही फरमान, दोनों अलग है। शाही फरमान दिया था फरुख सियर 1717 ईस्वी में, बट यहाँ सुनहरा फरमान दिया है, ठीक है, को कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, 500 पेगोडा। पेगोडा क्या होता था? करेंसी होता था, मुद्रा। 500 पेगोडा प्रतिवर्ष के बदले गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को किसकी छूट दी? तो कर मुक्त व्यापार करने की। क्या दोस्तों? कर मुक्त व्यापार करने की, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कब और किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, राज्यों से संधि करने तथा न्यायिक कार्य करने आदि का अधिकार प्रदान किया? तो दोस्तों, ये 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय है दोस्तों। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय, यानी कौन था? ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स द्वितीय। और ये 1661 ईस्वी में क्या किया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको मुद्रा ढालने का अधिकार दे दिया, किला बनाने का अधिकार दे दिया, राज्यों से संधि करने का अधिकार दे दिया, न्यायिक कार्य करने का अधिकार दे दिया, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ब्रिटिश राजकुमार यानी ब्रिटेन का राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से कब हुआ था? तो 1661 में ही हो गया था, आपको याद रखना है दोस्तों। क्या दोस्तों? 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से कब हुआ था? 1661 ईस्वी में, ठीक है। ये रहा आपका अगला सवाल दोस्तों, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में, आप कह सकते हैं दहेज के रूप में, ठीक है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में बॉम्बे कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, ये 1668 ईस्वी में, ठीक है, 1668 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में बॉम्बे प्राप्त हुआ था, ठीक है, 1668 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे कब 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था? ठीक है। क्या दोस्तों, फिर से देखिए, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बॉम्बे जो है 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था? तो ये दोस्तों एक बार फिर से पढ़िए, सवाल क्या है। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे कब 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था? तो ये दोस्तों 1670 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1670 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। सॉरी दोस्तों, ये गलत मैंने बता दिया, 1668 होगा, ठीक है। 1668 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था। इसका मतलब इधर हमने कुछ गलत किया है, ठीक है, ये हमने गलत किया, ठीक है, ये गलत किया है। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में बॉम्बे कब प्राप्त हुआ था? 1661 ईस्वी में। ये होगा दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है, 1661 ईस्वी में। द्वितीय विवाह पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन से कब हुआ था? ये ठीक है, ठीक है, वो ठीक, बाकी सब ठीक। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 1668 ही होगा, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अंग्रेजों ने सूरत को अपना मुख्यालय कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने सूरत को अपना मुख्यालय 1608 ईस्वी में बनाया था। कब दोस्तों? 1608 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अंग्रेजों ने बॉम्बे को अपना मुख्यालय कब बनाया था? तो बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था अंग्रेजों ने 1687 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1687 ईस्वी में। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय कलकत्ता को कब बनाया था? तो कलकत्ता को बनाया था 1765 में। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों, 1765 में, ठीक है। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय दिल्ली को कब बनाया था? तो दिल्ली को बनाया था 1912 में। कब दोस्तों? 1912 में, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्या दोस्तों? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई कब लाया गया था? 1687 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, आधुनिक मुंबई की नींव किसने रखी? क्या दोस्तों? आधुनिक मुंबई की नींव किसने रखी? तो गेरोल्ड अंगियार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था दोस्तों, गेरोल्ड अंगियार, ये आधुनिक मुंबई की नींव रखी थी, ठीक है। 1688 ईस्वी में क्या दोस्तों? 1688 ईस्वी में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड द्वारा मुगल जहाजों को लूटने के बाद औरंगजेब ने अंग्रेजों पर क्या कार्रवाई की थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने इसके विरोध में, ठीक है, 1688 ईस्वी में क्या किया था कि ये जो था ना सर जॉन चाइल्ड, नाम भी चाइल्ड काम भी चाइल्ड वाला, बच्चा वाला, ये गलती कर दिया। और किसके सामने? औरंगजेब। बताइए, ये औरंगजेब तो अपने आप में क्या था, कितना डेंजरस आदमी था, ठीक है। जब इसका इतिहास पढ़ेंगे तो रूह कांप जाएगा, इतना कट्टरवादी, इतना क्रूर शासक था। और इसके सामने ये चाइल्ड चाइल्ड वाला काम कर दिया कि 1688 ईस्वी में सूरत के गवर्नर, ठीक है, सर जॉन चाइल्ड द्वारा मुगल जहाजों को लूटने के बाद, मतलब मुगल बादशाह औरंगजेब था, इसका जहाज लूट लिया, ठीक है। औरंगजेब ने इस पर क्या कार्रवाई की ये पूछ रहा है। तो इसके विरोध में, जो लूटा था, इसके विरोध में औरंगजेब ने, इसके विरोध में पटना, कासिमपुर, ठीक है, जो कि कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में, मछलीपट्टनम, इसी को मसूलीपट्टनम कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, सूरत आदि की कोठियां छीन ली, ठीक है। बाद में 17,000 पौंड के दंड के बाद अंग्रेजों को क्षमा कर दिया गया, लेकिन सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया, ठीक है। ये घटना आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीच बीच में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1717 में मुगल शासक फर्रुख शेर द्वारा दिया गया शाही फरमान। इससे पहले हमने क्या बताया था? सुनहरा फरमान, ये है शाही फरमान दोस्तों, ठीक है, याद रखना आपको।
याद रखना चाहिए आपको। ये प्रश्न देखते हैं। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा दिए गए शाही फरमान में अंग्रेजों को कौन कौन से अधिकार दिए गए? ठीक है, तो एक बारी बारी से जानते हैं दोस्तों। पहला देखिए, कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया, मतलब दीवानी का अधिकार आप कह सकते हैं, पैसा तैसा वगैरह इधर जो है वसूलने का। और 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी। ठीक है, यह उसके बाद 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी। बंबई में कंपनी के सिक्कों को वैध कर दिया, मतलब कंपनी का सिक्का जो है मान्य होगा, चलेगा, ये सब किया था। सवाल देख लीजिए आप, ये है और इसका जवाब ये है। 2-4 पॉइंट है, ये आपको याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डेनिश व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब हुई थी? पीछे हमने बताया आपको। ठीक है, क्या दोस्तों, डेनिश व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1616 ईस्वी में हुई थी, ये हमने बता चुका है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि डेनिश व्यापारिक कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, ठीक है, 1620 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये ट्रांकेबर, क्या दोस्तों, ट्रांकेबर जो कि तमिलनाडु में है। ट्रांकेबर तमिलनाडु में डेनिश व्यापारिक कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कब? तो 1620 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1620 ईस्वी में। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डेनिश व्यापारिक कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, ये जो है डेनिश व्यापारिक कंपनी अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो श्रीरामपुर बंगाल। ठीक है, श्रीरामपुर बंगाल में डेनिश कंपनी जो है अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये बात आपको याद रखें। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डेनिश व्यापारिक कंपनी भारत से कब चली गई? दोस्तों ये जो है ना डेनिश व्यापारिक कंपनी भारत से 1845 ईस्वी में चली गई। अपना सारा कंपनी फैक्ट्री वगैरह जो था ना डेनिश का भारत में, सबको बेच बाच के, किसको बेच दिया? तो अंग्रेज को बेच दिया, बेच बाच के चला गया। यहाँ से जाने का रीजन ये है कि भारत में बढ़ते प्रतिस्पर्धा संघर्ष को देखते हुए, ठीक है, ये कंपनी को बेच बाच के अंग्रेजों को बेच दिया, चला गया। इस मतलब इसके बस का नहीं था लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, संघर्ष करना। ठीक है, यहाँ जो मारकाट, इससे युद्ध उससे युद्ध, ठीक है, अंग्रेज तो ज्यादा हावी हो गया था। ठीक है, तो 1845 में ये जो है डेनिश व्यापारिक कंपनी अपना सारा चीज बेच बाच कर, हाँ, भारत से चली गई। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डेनिश व्यापारिक कंपनी ने, ठीक है, डेनिश व्यापारिक कंपनी ने कब अंग्रेजों को अपनी सारी फैक्ट्रियां बेचकर भारत छोड़कर चली गई? तो फिर से वही सवाल, 1845 ईस्वी में, आपको याद रखना है। सवाल है कि डेनिश व्यापारिक कंपनी को अधिक सफलता क्यों नहीं मिली? ये बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। डेनिश व्यापारिक कंपनी को अधिक सफलता क्यों नहीं मिली? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि डेनिश कंपनी का झुकाव व्यापार से ज्यादा धार्मिक प्रचार प्रसार पर था। क्या दोस्तों? ये मैं टिक लगा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। डेनिश कंपनी का झुकाव व्यापार से ज्यादा धार्मिक प्रचार प्रसार पर था। ठीक है, इसलिए डेनिश व्यापारिक कंपनी अधिक सफलता नहीं मिली उसको, डेनिश कंपनी को। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डेनिश व्यापारिक कंपनी भारत छोड़कर क्यों चली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को देखते हुए। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में भारत कौन आया?
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसीसी। कई बार आपको ऑप्शन में स्वीडिश या स्वीडन देगा, आपको चीट करने का प्रयास करेगा, बट आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको आंसर दे देना है फ्रांसीसी। जान लीजिए कि सबसे अंत में यूरोपीय कंट्री जो है ना, यूरोपीय कंपनियों में, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में कौन आया? भारत, फ्रांसीसी आया। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसके प्रयासों से हुई थी? दोस्तों 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से, लुई 14वां का शासन था फ्रांस में, और वहां लुई 14वां के अंदर में ही, ठीक है, मंत्री हुआ करता था कौन? कोलबर्ट। तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से, हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस में शासक कौन था? अभी हमने बताया ना, लुई 14वां। क्या दोस्तों? लुई 14वां का शासन था, शासक था वहां। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पहला फ्रांसीसी दल भारत कब पहुंचा था और किसके नेतृत्व में पहुंचा था? तो दोस्तों पहला फ्रांसीसी दल भारत 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में पहुंचा था। ठीक है, फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में पहुंचा था, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की थी? ठीक है, तो 1668 ईस्वी में दोस्तों सूरत में। कहा? 1668 ईस्वी में सूरत में। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्या दोस्तों? भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस कैरोन को। किसको दोस्तों? फ्रांसिस कैरोन को। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कब और किसने मद्रास के पास, क्या दोस्तों, कब और किसने मद्रास के पास पांडिचेरी को विकसित किया था? ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों। क्या दोस्तों? पांडिचेरी को किसने विकसित किया था? 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों। ठीक है, एक मिनट, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई का निर्माण कहां करवाया था? क्या दोस्तों? भारत में फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई का निर्माण कहां करवाया था? तो आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। क्या दोस्तों? पांडिचेरी में, ठीक है, फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहां था तथा उनके कार्यालय किन किन स्थानों पर थे? ठीक है, तो दोस्तों भारत में जो है ना, फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था। ठीक है, पांडिचेरी में था इसका, लेकिन इसका कार्यालय जो है कहाँ था? तो मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, चंद्रनगर और सूरत में इसका कार्यालय था। ठीक है, लेकिन मुख्यालय कहाँ था? पांडिचेरी में था दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? क्या दोस्तों? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1746 से लेकर दोस्तों 1748 तक चला था। क्या दोस्तों? 1746 से लेकर 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था। ठीक, अब देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था?
क्या दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, क्या दोस्तों, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ये प्रमुख कारण था। बट तात्कालिक कारक कारण कुछ और था, ये भी हमने लिया है क्वेश्चन, देख लीजिए आप। आ गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रमुख कारण तो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, बट प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण जो था ना दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा मद्रास में फ्रांसीसी जहाजों पर हमला, ये था। अंग्रेजों द्वारा मद्रास में फ्रांसीसी जहाजों पर हमला। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। क्या दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के तहत हुई थी? ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति दोस्तों 1748 में हुई थी, एक्सला सापिल की संधि के तहत। क्या दोस्तों, 1748 ईस्वी में एक्सला सापेल की संधि के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। क्या दोस्तों, 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, याद रखना, आपको याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि बार बार पूछा जाता है सवाल, ये याद रखना ही होगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, कंटेंट कैसा है आपको पता लग रहा होगा यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े हैं सही से, गहराई से, तो पता लग रहा होगा कि ये कंटेंट में कितना दम है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक, बट यहाँ आप जानना है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों, प्रमुख कारण यही था कि हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण हो गया। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण हो गया। ठीक है, एक गुट का पक्ष लेता था फ्रांसीसी या दूसरे गुट का पक्ष लेता था अंग्रेज। ठीक है, यही है, इसी में युद्ध हो गया। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के तहत हुई? क्या दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के तहत हुई थी? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी दोस्तों, वो 1754 ईस्वी में हुई थी, पांडिचेरी की संधि के तहत। क्या दोस्तों, 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के तहत। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ना दोस्तों, 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। क्या दोस्तों, 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक तृतीय कर्नाटक युद्ध चला था, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, तृतीय कर्नाटक युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था? मैंने एक भी चीज हमने कुछ नहीं छोड़ा है दोस्तों। ठीक है, आज तो पहला टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में, इससे रिलेटेड देखिए आप कितना सवाल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी टॉपिक है ना दोस्तों, सभी टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू आपको कराएंगे। ठीक है, बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो करना है। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था? क्या दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध होने का प्रमुख कारण दोस्तों था यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध। क्या दोस्तों, यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के तहत हुई थी? क्या दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के तहत हुई थी?
तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत हुई थी। कब दोस्तों? 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत हुई थी। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर, ठीक है, पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? दोस्तों ये डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत में मद्रास के अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर कौन था? ठीक है, वो तो था फ्रांसीसी बस्ती का, हमने पढ़ लिया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत में मद्रास के अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों ये अंग्रेजी बस्ती का जो गवर्नर था ना, ये था निकोलस मोर्स। क्या दोस्तों? निकोलस मोर्स। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, जिस समय मद्रास और पांडिचेरी कर्नाटक राज्य का क्षेत्र हुआ करता था, उस समय वहां का नवाब कौन था? ये था दोस्तों अनवरुद्दीन था। क्या दोस्तों? अनवरुद्दीन। जिस समय मद्रास और पांडिचेरी कर्नाटक राज्य का क्षेत्र हुआ करता था, उस समय वहां का नवाब कौन था? तो अनवरुद्दीन था, याद रखना। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डुप्ले ने कब मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने को मद्रास बुलाया और उसकी सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया था? तो ये दोस्तों 1746 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1746 ईस्वी में, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। ठीक। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मद्रास पर अधिकार रखना चाहता था, लेकिन ला बोर्डोने ने डैश राशि लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। तो ये 4 लाख दोस्तों, 4 लाख पाउंड, ठीक है, 4 लाख पाउंड की राशि लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 4 लाख पाउंड। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ला बोर्डोने के वापस जाने के बाद डुप्ले ने क्या किया? क्या दोस्तों? ला बोर्डोने के वापस जाने के बाद डुप्ले ने क्या किया? क्या किया? पुनः मद्रास पर अधिकार कर लिया, आक्रमण करके पुनः मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, मद्रास पर अधिकार करने के बाद डुप्ले के विरुद्ध अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में सेना किसने भेजी थी? तो यही अनवरुद्दीन भेजा था। ठीक है, जिसमें महफूज खां मारा गया था। अडियार का युद्ध या सेंट थॉम का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? क्या दोस्तों? अडियार का युद्ध या सेंट थॉम का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच हुआ था। ठीक है। और ये जो है ना अडियार का युद्ध या सेंट थॉम का युद्ध, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का ही एक हिस्सा है ये युद्ध। ठीक। अडियार का युद्ध या सेंट थॉम के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पैराडाइज कर रहा था। क्या दोस्तों? पैराडाइज। ठीक है। अडियार का युद्ध या सेंट थॉम के युद्ध में अनवरुद्दीन की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका पुत्र महफूज खां। उसका पुत्र महफूज खां। फ्रांसीसी की तरफ से पैराडाइज और अनवरुद्दीन की तरफ से कौन कर रहा था? उसका पुत्र महफूज खां। ठीक है, याद रखना। कब और किस संधि के तहत अंग्रेजों को मद्रास का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग प्राप्त हुआ? ठीक है। तो 1746 तो नहीं कह सकते हैं,
एक मिनट। कब और किस संधि के तहत अंग्रेजों को मद्रास का क्षेत्र प्राप्त हुआ और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग प्राप्त हुआ? दोस्तों, ये 1748 ईस्वी में एक्सला सापेल की संधि के तहत, क्या दोस्तों, 1748 ईस्वी में एक्सला सापेल की संधि के तहत, ठीक है, अंग्रेजों को मद्रास का क्षेत्र प्राप्त हुआ और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने किसे समर्थन देकर अनवरुद्दीन के विरुद्ध 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा आपको। कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने किसे समर्थन देकर अनवरुद्दीन के विरुद्ध 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध किया? ठीक है, ये दोस्तों चांद साहब को समर्थन किया था। कौन? फ्रांसीसियों ने चांद साहब को समर्थन किया था। ठीक है, और अंबूर का जो ये युद्ध है ना, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि ये जो है ना अंबुर का युद्ध है, इस अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया था और उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया था। मोहम्मद अली भाग गया था। अब आपको दिमाग में ये बात आएगी कि जो महफूज खां उसका पुत्र था। हाँ, महफूज खां भी था और उसका दूसरा पुत्र था ये मोहम्मद अली। ठीक है, और एक बात, अनवरुद्दीन जो मारा गया था ना, ये 1749 में मारा गया था। ठीक है, क्योंकि अंबुर का युद्ध हुआ था 1749 में ही हुआ था। ठीक है, और ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या है? हिस्सा है। चांद साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास कितने गांव उपहार में दिए? अब चांद साहब को जब बना दिया गया वहां का नवाब, ठीक है, या निजाम बना दिया गया, तो खुशी से, ठीक है, 80 गांव फ्रांसीसियों को दे दिया उपहार के रूप में। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किसकी कूटनीति से हैदराबाद में नासिर जंग की हत्या हो गई? ठीक है, तथा मुजफ्फर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम घोषित हो गया? किसकी कूटनीति से दोस्तों हैदराबाद में नासिर जंग की हत्या हो गई? ये डुप्ले। कौन? डुप्ले की कूटनीति से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, आपको याद रखना है किसकी कूटनीति से। तो डुप्ले की कूटनीति से हैदराबाद में नासिर जंग की हत्या हो गई और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम घोषित हो गया। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रजा खां को पराजित कर दिया था? क्या दोस्तों, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रजा खां को पराजित कर दिया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। क्या दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चांद साहब की हत्या कब कर दी गई और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया? तो चांद साहब की हत्या, तो दोस्तों चांद साहब की हत्या 1752 ईस्वी में, क्या दोस्तों, 1752 ईस्वी में चांद साहब की हत्या कर दी गई और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत से वापस कब जाना पड़ा? ये 1754 ईस्वी में। ठीक है, बस यही जो वापस चला गया ना, यही गलती कर दिया था फ्रांसीसियों ने। ठीक है, ये बहुत ही मजबूत गवर्नर था डुप्ले। ठीक है,
डुप्ले के बाद भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर कौन आया था? तो ये आया था गोडेयू आया था। कौन आया था? गोडेयू आया था, आपको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस संधि के तहत अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने अपने विजित प्रदेश एक दूसरे को वापस कर दिए तथा दोनों कंपनियों ने भारत राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया? वो थी दोस्तों पेरिस की संधि। क्या दोस्तों? पेरिस की संधि। ठीक है, सॉरी हमने गलत बता दिया, पेरिस की संधि नहीं, पांडिचेरी की संधि। कौन संधि? पांडिचेरी की संधि। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कर्नाटक के किस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार कर लिया जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो गई? तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। ठीक है, इसी तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, वही पूछ रहे हैं। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली ने अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही काउंट डी लाली को वहां से हटने पर विवश कर दिया था? किस युद्ध के दौरान? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। यही आपका आंसर हो जाएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान काउंट डी लाली ने मद्रास पर घेरा डालने की योजना बनाई और हैदराबाद से सेनापति बुशी को मद्रास बुलाया। इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने हैदराबाद में किसे निजाम बना दिया? तो सलावत जंग को। क्या दोस्तों? सलावत जंग को बना दिया। ये बात आपको याद रखनी। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था 1760 में वांडीवास का युद्ध। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की ओर से किसने नेतृत्व किया था? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की ओर से कौन किया था दोस्तों? तो काउंट डी लाली। कौन किया था? काउंट डी लाली किया था। ठीक है। अगला सवाल है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से किसने नेतृत्व किया था? तो आयरकुट किया था। अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व किया था वांडीवास के युद्ध में? तो आयरकुट किया था। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस युद्ध के द्वारा भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया? क्या दोस्तों? किस युद्ध के द्वारा भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। ठीक है, वांडीवास के युद्ध के द्वारा भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध का समापन कब और किस संधि के तहत हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध का जो समापन हुआ था दोस्तों, ये 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत हुई। ठीक। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांस भारत में किन क्षेत्रों तक सीमित रह गया? तो ये पांडिचेरी, माहे, कराईकल और यनम, यही 4 क्षेत्र तक सीमित रह गया। ठीक है, कर्नाटक युद्ध के बाद, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद कौन? तो फ्रांस। फ्रांस जो है भारत में यही 4 क्षेत्र तक सीमित रह गया। किस युद्ध के बाद? तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किस संधि के तहत फ्रांस को भारत में सेना रखने से रोक दिया गया? ठीक ना, सेना रखने से रोक दिया गया और उसे केवल व्यापार करने की अनुमति दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिस की संधि के तहत, 1763 में जो हुई थी, पेरिस की संधि के तहत।
अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था दोस्तों, आपको याद रखना है। ये बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है, 2000 शायद 2001 में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में, याद रखना। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने वाला फ्रांसीसी सेनापति कौन थे? तो ये था काउंट डी लाली। कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जॉब चारनाक को, ठीक है, जॉब चारनाक को माना जाता है कलकत्ता का संस्थापक। अब ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक यहाँ हो जाता है क्या, द एंड, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ हो जाता है द एंड, ठीक है। कौन सा टॉपिक हमने आज खत्म किया? यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे रिलेटेड हमने कितना क्वेश्चन बनाया? 86 गुने आप 2 कर दीजिए, 86 गुने 2, लगभग 172 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, समझ सकते हैं, एक टॉपिक से। कुछ नहीं छूटेगा दोस्तों, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। जो भी हम पढ़ाएंगे ना, जिस भी टॉपिक से, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। केवल विश्वास बनाए रखें आप दोस्तों। आगे हम दूसरे टॉपिक पर इसी मॉडर्न हिस्ट्री का ही, ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ छोड़ के, सीरियली, ठीक है, कंटिन्यूसली, मतलब सीरियली, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि बीच से कुछ और उठा लीजिए, ठीक है। तो आपको बने रहना है हमारे चैनल पर दोस्तों, और सभी टॉपिक को कवर करेंगे बड़े ही प्यार से, अच्छे से, शांति से, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा क्या कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।